नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग जो है आपको एनसीईआरटी का सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे इतिहास स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इतिहास में हम लोग फर्स्ट यूनिट कवर कर लिए थे, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके अलावा हम लोग सेकेंड यूनिट देख लिए हैं, आरंभिक मानव की खोज में। तो ये दोनों यूनिट कंप्लीट हो चुका है। तो जो लोग भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, मैं यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप सभी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे भी आप सभी के लिए कुछ वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। और यदि आपका कोई डिमांड है, किसी टॉपिक का डिमांड है, ठीक है, आप वो पढ़ना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यदि 100 लोग से अधिक यदि कमेंट बॉक्स में किसी टॉपिक को यदि लिखते हैं, तो उस टॉपिक पे यहाँ पे आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस बातों को ध्यान में रखेंगे। ये जो है वीडियो आप सभी के लिए ही बन रहा है। ये वीडियो जो है उन लोगों को समर्पित है जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, साथ साथ जो छोटे छोटे शहर से आते हैं, जिनकी जो है सब्जेक्ट के ऊपर कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है। तो ये सीरीज देखने के बाद आप पाएंगे, आप हमारे साथ टाइम एक्सपेंड करें और इसके बाद आप पाएंगे कि आप जो है बेसिक जो है आपका काफ़ी स्ट्रांग हो गया रहेगा। तो सीरीज देखने के बाद अपने आप में आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसको देखें। हम लोग जो है इतिहास को अलग एक नज़रिए से देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा अप्रोच जो है 360 डिग्री है। ठीक है, हर एक एंगल से हम लोग हर एक टॉपिक को देखने का जो है प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे हम प्रीलिम्स के फैक्ट भी निकालेंगे हर एक टॉपिक में, साथ साथ मेंस में भी क्या यहाँ से यूज हो सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको हर एक यूनिट में क्वेश्चन देता हूँ। प्रीवियस 2 यूनिट में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो उन क्वेश्चनों को लिख के आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं। मैं यहाँ पे लिंक जो है उसका प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन करें और अपने उत्तर वहाँ पे भेज सकते हैं। उसका मूल्यांकन करके आपको फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप उत्तर करते हैं अभी से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे यदि आप काम कर रहे हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ये हमारा वायदा है। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल सीक्वेंस में चलें। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप सभी से एक मेरा निवेदन है कि इस लेक्चर को जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाएं, जो लोग भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ने वाले की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, उन लोगों के पास पहुंचाएं और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो सब्सक्राइब करें, साथ साथ जो है अपने दोस्त मित्र जो भी पढ़ने वाले हैं उनके पास इसको पहुंचाएं, ताकि मैक्सिमम लोग जो है इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि हमारा टारगेट है कि अब जो है कंसेप्ट से कोई वंचित ना रह पाए, क्योंकि हमें पता है कि आपकी जो है बेसिक एजुकेशन जो है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको नहीं मिला है। ठीक है, हम भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही आते हैं, तो हमें पता है कि एजुकेशन की क्या स्थिति है। ठीक है, तो इसलिए सीरीज चलाया जा रहा है। एनसीईआरटी तो आपको काफ़ी सारी देखने को मिलेंगी, बट यहाँ पे आपको एक अलग जो है नज़रिए से एनसीईआरटी को प्रस्तुत किया जाएगा, जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में दिखने को मिलेगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको 1-2 एग्जाम्पल दिखाए थे, साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी देखेंगे तो देखेंगे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे कितने पूछे गए हैं। मैं ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपका टाइम यहाँ पे ज़ाया नहीं करूँगा। चलिए हम लोग फटाफट जो है इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने 2 यूनिट कवर किया है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसके क्वेश्चन को लिखें। जो लोग भी नहीं देखे हैं लेक्चर को ज़रूर देखेंगे। एक सीक्वेंस में आप कोई काम करेंगे तो आप जो है ज़रूर सफल होंगे। यदि सब्जेक्ट के साथ आप न्याय करते हैं, ठीक है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट भी आपके साथ न्याय जरूर करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 3, भोजन संग्रह से उत्पादक तक। भोजन संग्रह से उत्पादन तक हम लोग देखेंगे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये हम लोग नया एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, और ये जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है ये प्राचीन भारत के इतिहास पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नॉलेज देखने को मिलेगा। हम लोग अध्याय 3 देख रहे हैं, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। अब यहाँ पे हर एक जो है यूनिट में आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन होता है,
और इसी क्वेश्चन का हम लोग आंसर इस यूनिट में ढूंढते हैं। यहाँ पे देखें, आज जो है नई नुओ अपना पसंदीदा जो है खाना खा रही थी, चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर से के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में उगाया था। खाते खाते नई नुओ को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था? अब देखिए, ये जो आपको यहाँ पे बालिका दिख रही हैं, ये आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन से है, ठीक है। ये बात कर रही हैं कि मध्य प्रदेश का जो खाना था वो कितना मसालेदार था, ठीक है, और ऐसा क्यों था। आप देखेंगे भारत जो हमारा मिश्रित कल्चर है, यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है भोजन भी है, ठीक है। भोजन करने का अंदाज अलग अलग है। तो ये इनका क्वेश्चन है। चलिए इसका जो है हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। यानी सबसे पहले देखते हैं विभिन्न प्रकार के भोजन, ठीक है। तो बेसिक बेसिक सी जानकारियां हैं। जहां भी पॉइंट जो है अच्छा लगेगा मैं बता दूंगा, आप उसको नोट कर लेंगे। मैं पहले लेक्चर में आपको बताया हूं कि जब भी आप लेक्चर देखें, आप एक जो है पेन पेपर लेके बैठें और जो भी मैं पॉइंट बताता हूं उसे नोट करते चले। देखिए, आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है, ठीक है। तो पहला है आपको उगाई गई फसलें और दूसरा है पशु, इन्हीं से हमें भोजन मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्र में उगाते हैं। और यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि अध्याय 2 में पढ़ा है कि स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया, ठीक है। तो इनिशियल टाइम पीरियड में आप देखे थे कि भोजन का उत्पादन नहीं कर रहे थे, हम खानाबदोश के जीवन व्यतीत करते थे, एक जगह से दूसरे जगह तक जो है हम लोग भटकते रहते थे। लेकिन अब यहाँ पे उत्पादन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही देखने का मिला कि आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट मौसम में जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की खेती की जाती है। हर एक प्रकार की फसलों की अपनी जो है ज़रूरत होती है। उस ज़रूरत के हिसाब से उस एरिया में वो फसल जो है ज़्यादा उपज देता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, खेती और पशुपालन की शुरुआत, इसके बारे में बात करते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आखिर कब हुई? अध्याय 2 में हमने क्या पढ़ा था कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है और आज भी बदल रही है, ठीक है। इसलिए देखें यहाँ पे एनसीईआरटी ये जो है एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का लिंक है, तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखें। तो जलवायु हमेशा बदलते रहती है। साथ ही लोग जिन वनस्पति और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वो भी बदलते रहे हैं। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरन और उनसे पौधा का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। आपको पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि शुरुआती दौर में जो है मनुष्य के जो है आदि मानव को कृषि का ज्ञान था नहीं, ठीक है। कहानी शुरू होती है जंगली कृषि से, ठीक है। सबसे पहले जंगली कृषि की शुरुआत होती है। जंगल में जो है अपने आपको पौधे पनपते हैं। मानव जो है वहाँ से फिर उसको ज्ञान होता है। जैसे हमने आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई थी कि मान लीजिए कुछ मानव जो है जो खानाबदोश के जीवन व्यतीत करते थे, कुछ अनाज वगैरह को एकत्रित करके कहीं किसी भूमि में अंदर क्या कर देते हैं, संग्रह करके रख देते हैं कि उसे कुछ दिन बाद हम निकालेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो जो है यहाँ पे कुछ जो है अन्न जो है संग्रह करके रखे हैं। कुछ समय बाद यदि भटकते हुए आते हैं तो पाते हैं यहाँ पे जो है पौधे निकल गए हैं, ठीक है। तो उनको ये ज्ञान होता है कि मिट्टी में यदि हम लोग ये बीज जो है डालते हैं तो इससे पौधे निकलते हैं और ये अनाज इससे जो है काफ़ी अधिक होता है।
और इस तरह से धीरे धीरे उनको ज्ञान होता है और कृषि का जो है आविष्कार हो जाता है। तो इन सभी का ज्ञान कि आखिर जो है फसल कब बोया जाएगा, कब अंकुरित होंगे, कैसे उनका जो है सुरक्षा करना है, ये धीरे धीरे जो है काफ़ी लंबे टाइम पीरियड में इनको ज्ञान हो गया था। तो यही आपको यहाँ पे दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूँकि क्लास 6 का ये एनसीईआरटी है तो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी जानकारी होगी। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। ठीक है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ध्यान देंगे, इस बात को आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। धीरे धीरे लोग जो है भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए। तो देखिए, कृषक से पशुपालक भी अब इंसान बन गया। ठीक है, धीरे धीरे आप देख ही पा रहे हैं कि चारा रखकर, अब पता ही आपको जानवरों का जो है, आप देखेंगे कि जानवरों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो जानवरों के लिए आज भी एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है और उनके प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या है, उनका खाना। तो जहाँ भी मिलेगा वहाँ आपको पाए जाएंगे। ठीक है, तो मनुष्य ने क्या किया, वो चारा रखते गए और इस तरह से जानवर उनके पास रहने लगे, धीरे धीरे उनको पालतू बनाने लगे, इनके उपयोग को समझने लगे, इनसे जो है दूध वगैरह यूज करने लगे। ठीक है, और इस तरह से मनुष्य जो है कृषक से अब पशुपालक भी बन गया। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आप आंसर करेंगे इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बसने की प्रक्रिया। अब इनिशियल में टाइम पीरियड में आपको पता है कि मानव जो एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहता था, तो ये बसने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, इसको हम लोग देखते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक है, लोग जो पौधे उगाने लगे और जानवर की देखभाल करने लगे, इसी प्रोसेस को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पे लोग उन्हीं पौधे और तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। तो सिंपल सा स्टोरी आपको ये है कि मनुष्य जो है किस जानवर को या कौन से पौधे को उगाता है जो पर्यावरण में जो है एग्जिस्ट कर सके। कहानी यहीं तक है। ठीक है, यदि कोई भी एक्सटर्नल नॉइज जाएगा तो आप इसे इग्नोर करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल एडिटेड नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। कहानी ये है कि हमने बताया आपको कि उसी पौधे को वो उगाएंगे जो क्या करे, आसानी से इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर पाए। और आज भी हम लोग यही करते हैं। आपको पता ही है कि मानव जो है और प्रकृति भी किसको अपनाता है, नेचर किसको अपनाता है। ठीक है, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेचर जिसको सिलेक्ट करता है वही यहाँ पे पाया जाता है, आप देखेंगे। बाकी जो है आप देखेंगे बहुत सारे जानवर जो है अभी तक उनकी प्रजाति लुप्त हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पे अहिंसक होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे, इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पे जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखें, यहाँ पे आपको कुछ इमेज दिख रहा है। इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है, आप ये बता सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे देखें, ये जो है, ये जो दांत आपको दिख रहा है, ये जो है पालतू सुअर का दांत है। ठीक है, ये देखें ज़्यादा नुकीला आपको दांत दिख रहा है, ये आपको जंगली सुअर का दांत है। आगे देखें, बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई
वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं, और उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए जाने वाले जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। तो ये आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन हो गया, इसको याद रखेंगे। ठीक है, प्राचीन फसलों की बात करें तो गेहूं और जौ, साथ साथ पालतू पशु की बात करें तो कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं। देखें, नेक्स्ट है आपको एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है और इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। ठीक है, बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत सी काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो आपको आज भी पता है कि कृषक जीवन जो है कितना मुश्किल है। आप देख सकते हैं, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने बड़े बड़े बर्तन में, देखेंगे, टोकरियों बुनी या फिर जमीन में जो है गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताएं। अब देखिए, भोजन जो है, उत्पादन तो जरूरी ही है, ठीक है, लेकिन उत्पादन के साथ इसका भंडारण भी जरूरी है। ये दो रीजन से है। ठीक है, एक भंडारण जो है उत्पादन के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके पास यदि बीज होंगे तभी आप उत्पादन भी कर सकते हैं। तो ये उस समय के लिए बहुत चुनौती रही थी। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए, इसको भंडारित करने के लिए बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियाँ बुनी गई या फिर जमीन में गड्ढा खोदकर और इन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा है, ध्यान देंगे, जो है बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए ये सब हम यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो पशुपालन से क्या हो गया? हमें भोजन प्राप्त होता है, ये भी एक भंडारण का तरीका हो गया। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? क्वेश्चन है आपके लिए, आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? इस दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है आप एक एक लाइन में लिख सकते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालक के बारे में पता करें। ठीक है, इनिशियल टाइम पीरियड में कृषक कैसे थे, ठीक है, और पशुपालक इंसान कैसे बन गया। मानचित्र जो है 2, हम लोग पृष्ठ संख्या जो 14 पे देखे थे। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे थे? बिल्कुल दिखे थे। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और, ध्यान देंगे, शुरुआती कृषक और पशुपालकों को होने का साक्ष्य मिला था। ठीक है, पेज नंबर 40 पे हम लोग देखे थे। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। ठीक है, तो आप मैप को रिमेंबर करेंगे। ठीक है, इंडिया का ये मैप था, इसके साथ साथ ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी कुछ क्षेत्र पाए गए थे। ठीक है, यहाँ आपको कश्मीर वगैरह में भी क्षेत्र पाए गए थे। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने का अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं
और इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी पहचान कर सकते हैं। नीचे दिए गए तालिका में तुम ये जान सकती हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों का अवशेष मिला। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद कर लेंगे। देखें यहाँ पे नेक्स्ट है आपको, पहला है अनाज और हड्डियाँ, दूसरा है पूरा स्थल। ध्यान देंगे, गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी, इनका साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ध्यान देंगे, मेहरगढ़, ठीक है, ये आज के पाकिस्तान में है। तो यहाँ से हमको गेहूं का साक्ष्य मिला है, जौ का, भेड़ बकरी और मवेशी का। कोल्डीवा का बात करें जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में भी है, यहाँ पे चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े के साक्ष्य मिले हैं। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि चावल का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका आंसर हो जाएगा कोल्डीवा। चावल, मवेशी, ठीक है, इनका भी महागढ़ा से जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और दलहन का साक्ष्य आपको गुफकराल आधुनिक कश्मीर से मिला है। इसके अलावा गेहूं, दलहन, कुत्ते और मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, इनका साक्ष्य जो है आपको बुरझुम से मिला है। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल का साक्ष्य चिरान से मिला है जो आधुनिक बिहार में है। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर, इनका जो है हल्लूर आधुनिक जो है आंध्र प्रदेश से मिला है। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी और भेड़ और सुअर, इनका साक्ष्य आपको पेयमपल्ली आधुनिक जो है आंध्र प्रदेश से मिला है। जिन जगहों पे अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं, इसके अलावा भी और भी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जब भी आप ये यूनिट पढ़ेंगे तो आपसे आज तक एक ही क्वेश्चन पूछा है यहाँ से कि कौन से पूरा स्थल से, कौन से आपको पूरा स्थल से कौन सी चीजें मिली हैं, ठीक है, आपसे डायरेक्टली ये पूछा गया है। आपसे पूछा जाएगा चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आज तक बने हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इसके अलावा जनरली क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं हैं। इनसे खुदाई से रिलेटेड जो भी विद्वान वगैरह हैं उनसे भी रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछे गए हैं। बल्कि अगर बात करूं मैं तो ओवरऑल जो मैं बताया कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि आप बताइए, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पशुपालन का शुरुआत किस टाइम पीरियड में हुआ था, आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी को टारगेट किए हैं, इससे जो भी फैक्ट अभी मिलता है उसको देखते जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मानव के जीवन में अस्थायित्व आया, इसके पीछे दोनों रीजन थी जो भी हम देख रहे थे। एक तो कृषि हो गया, ठीक है, कृषि, ध्यान देंगे, तो कृषि हो गया, और दूसरा हम लोग देखें पशुपालन, ठीक है, पशुपालन। अब कृषि और पशुपालन के आते ही मानव के जीवन में क्या आ गया? अस्थायित्व आ गया, ठीक है। अब देखते हैं अस्थायी जीवन की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पे झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे बुर्ज की बात करें जो कश्मीर में है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्ता आवास कहते थे। ध्यान देंगे, गड्ढे के नीचे घरों को गर्ता आवास कहते थे। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, साथ साथ जानवरों से भी अपने आप को बचा पाते होंगे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। अभी आप सोच सकते हैं आग जलाने का वजह क्या रहा होगा। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, ठीक है। दूसरा रीजन ये भी होता होगा कि हो सकता है वो जानवरों से अपनी रक्षा करते होंगे। एक गर्तवास का जो है आप चित्र बनाइए, ठीक है। ये गर्तवास जो है, ये गड्ढे में जो घर बनता था वो कैसे बनता था, आपको एक चित्र ड्रॉ करना है। जिनका भी ड्राइंग अच्छा है या बुरा है, ऐसे ही एक चित्र बनाएंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इसमें वो औजार भी हैं, वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। अब आप देखेंगे जैसे जैसे मानव का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे मानव का जैसे बुद्धि विकास हुआ, बुद्धि का विकास होते ही उसके दिमाग में आने लगा कि अब जो है हथियारों को नुकीला बनाना होगा। अब आप देख रहे हैं पॉलिशदार भी बनाना होगा।
ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज भी आप गाँव में देख सकते हैं। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यहाँ पे आप कुछ इमेज देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, नवपाषाण युग के पुरा स्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पे अलंकरण भी किया जाता था। यहाँ पे आपको कुछ पत्थर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नवपाषाण युग में कुछ उपकरण है ये, ठीक है, जो उस समय इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब आप देख के इसमें बता सकते हैं, भेद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो इस यदि आप पत्थर के औजार को देखें तो ये बिल्कुल क्या है, चौकोर आपको दिख रहा है, ये नुकीला नहीं दिख रहा है। तो ये थोड़ा पहले टाइम पीरियड का होगा। इससे थोड़ा ये नुकीला जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। और इससे अधिक नुकीले की बात करें तो ये आपको तीसरा नंबर इमेज देखें, थोड़ा सा नुकीला और जो है पैनापन इसका बढ़ा है। और चौथे नंबर इमेज को आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा नुकीला है, ठीक है। यानी ये पत्थरों का जो है, औजारों का डेवलपमेंट जो है, इसको 1 नंबर दे दें, यहाँ पे 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे समय बीतता गया, इंसान का दिमाग डेवलप होते गया और ऐसे इनका विकास होते गया। बाद में हमको मिट्टी के बर्तन भी मिले और मिट्टी के बर्तन पे कुछ चित्रकला भी मिला, ठीक है। मैं मिट्टी के बर्तन की बात कर रहा हूँ। तो मिट्टी के बर्तन जो ही मिले तो इस पे कुछ जो है आपको पेंटिंग वगैरह भी बाद में हमको देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप एक जो है इमेज देख सकते हैं, देखें, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा, ठीक है। अभी कल्पना ही कर सकते हैं इसमें क्या रखा जा सकता है। इसमें अनाज होगा, ठीक है, या इसमें पानी रखा होगा, ठीक है, या कोई वनस्पति वगैरह रखा होगा। तो ये तो कल्पना की बात है, ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये जो है पात्र कैसा दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। इनिशियल टाइम पीरियड में तो ये पात्र जो यूज होते थे अनाजों को रखने के लिए, अब खाना बनाने के लिए भी प्रयोग होता है। और आज भी आप देखते हैं कि मिट्टी के बर्तनों को खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए, ठीक है। अब देखिए चावल, गेहूं और दलहन जो है मानव के जीवन का हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग जो है कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। यानी बात कर रहा हूं मैं भारत यदि उपमहाद्वीप की, तो जब ये परिवर्तन हो रहा था, मानव जो है अब खानाबदोश के जीवन से चेंज होके उसके जीवन में अस्थायित्व आया। अब वो पशुपालन भी करने लगा, कृषि भी उसके जीवन में आ गया। उसके जीवन में अब वो भोजन पका के भी खाने लगा, ठीक है। अब उसके साथ साथ देखेंगे तो कपास जैसे पौधे भी उगाए जाने लगे, यानी वो कपड़े भी पहनने लगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे चेंज कैसे हो रहा है और इसी चेंज को हमें इतिहास में देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या ये परिवर्तन जो है हर एक जगह, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा हर एक जगह सेम समय में हुआ होगा क्या? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पे स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, तो वहीं अन्य जगहों पे हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल के अपनी जीविका चलाया करते थे, ठीक है। तो ये कहानी था। ये एट ए टाइम जो है नहीं हुआ, ये परिवर्तन काफ़ी इसमें समय लगा है। और ऐसा जरूरी नहीं कि ये परिवर्तन हर एक जगह एक टाइम पीरियड में ही हुआ होगा, ठीक है। आज भी आप देखते होंगे कि कुछ जनजाति वगैरह हैं जो आज भी उनका जो है जीवन स्तर आप देखेंगे, ठीक है, तो कुछ खानाबदोश जैसा ही दिखता है, ठीक है। और आप देखेंगे तो कृषि भी सामूहिक कृषि करते हैं, ठीक है। चलिए अन्य कुछ रीति रिवाज देखते हैं। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है ये डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि यही बात सही है। मैं फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि ये सारा क्या है, एक कल्पना है, ठीक है। तो कल्पना जो है उसमें एग्जैक्टनेस नहीं होता है। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा,
विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे जो संभवतः पहले से प्रचलित रहे हैं। अभी जनजाति क्या होते हैं देखें, ठीक है। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवार के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। ये एक जनजातियों का रहने सहने का तरीका है। देखेंगे कि जनजाति लोग जो है छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, सामूहिक जो है कोई कार्य करते हैं, ठीक है। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती है। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक काम शामिल है। और आज भी आप बहुत सारे इलाके में देखते होंगे कि महिलाएं जो है इस काम में पार्टिसिपेट करती हैं और ये काम करती है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वो पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दावकर अनाज कुटती पीसती है। पुरुष आम तौर पे पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं और उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियों बुनने, औजार तथा झोपड़ियों बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच, घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो एक जनजातियों की पहचान बताई गई है कि जनजातियों में होता क्या है। जनरली महिलाएं जो होती है वो क्या करती है, फसल बोने वगैरह का काम करती है, काटने का काम करती है। पुरुष जो है पशुओं के झुंड को जो है चराने का काम करते हैं, जबकि बच्चे उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जनजातियों को जो है एक आपको स्टोरी बताई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेसिक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आज भी यदि आप ट्राइबल जो है कहीं एरिया में आप जाते हैं तो आपको ऐसा जो है झलक देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वो अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान और अनुभव के लिए विशेष सम्मान दिया जाता है। ये जनजातियों की बात कर रहे हैं। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपरा बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां और चित्रकारी भी शामिल है। उनके पास देवी देवता भी होते हैं। ध्यान देंगे तो उनके पास जो है अपने देवी देवता भी होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता है। इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं और इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगी। अब देखिए कहानी ये है कि आप देखेंगे जनजातियों की जो है एक स्पेशल क्वालिटी ये होती है। मैं पहले लेक्चर में भी इसका बात किया था। मैं जनजाति की स्पेशली बात करूं तो ये लोग जो है सामूहिक कृषि करते हैं, ठीक है, सामूहिक कृषि करते हैं। अब सामूहिक कृषि से क्या बेनिफिट होगा, ये जो बंटवारा होगा लगभग सारे लोगों को समान ही मिलेगा, ठीक है। तीन में जो है गरीब और अमीर जो है आपको अधिक देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे थे जनजातियों के बारे में, ठीक है। और इसी में जनजातियों में जो है जो अनुभवी वृद्ध व्यक्ति कोई हो या कोई नौजवान योद्धा होता है, इनको जो है ये लोग अपना नेता मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पहले और बाद के स्तर। ध्यान दें, जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन बाद में। देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है पुरातत्वविदों के लिए। आप जब खुदाई कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक आपको इमेज दिखाया गया है, ध्यान देंगे। आप यहाँ पे यदि खुदाई कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ये प्लेस है, कोई भी स्थान है, तो आप यहाँ पे खुदाई किए, ठीक है, ये पहला लेयर, यहाँ पे आपको कुछ मिला, ठीक है। फिर आप और खुदाई किए, ये दूसरा लेयर आया, ठीक है। फिर ये तीसरा लेयर आया आपके लिए, फिर ये चौथा लेयर आ गया, ठीक है। ध्यान देंगे तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो पहला लेयर है ये किस टाइम पीरियड का है या दूसरा लेयर पहले का है, ये कैसे आप जान पाएंगे। आपके लिए प्रश्न ये बड़ा है। चलिए तो देखते हैं इसको हम लोग। तो प्रश्न यही है यहाँ पे आपको कि कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के हैं।
ठीक है, इस चित्र को देखें, यहाँ पे देखेंगे कि मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि स्तर 4 पे रहना शुरू किया होगा इस पे। ठीक है, आमतौर पे लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पे दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के पास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों साल बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। और इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद का स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपर तथा निचली तह आमतौर पे स्तरों के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए पहले इंसान मान लीजिए यहाँ पर रहता होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ समय बाद मान लीजिए भवन वगैरह टूट गए। ठीक है, ये जो है इस पे कुछ मिट्टी वगैरह आ गया। ठीक है, दब गया ये सारा चीज़, फिर इंसान यहीं पे आकर, तो ऐसे करते करते डेवलपमेंट जो है टीले के रूप में हो गया। अब खुदाई करेंगे, हमको हर एक लेयर में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो एज ए पुरातत्वविद आप सोच सकते हैं काम जो है आसान नहीं होता है उन लोगों का, जानकारी को इकट्ठा करके और फिर अनुमान लगाना। ठीक है, देखेंगे मृत्यु के बाद समानता जो है मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, ऐसा लोगों का मानना है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। जैसे आप देखेंगे मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में ही एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इसके परलोक में मृतक को खाने के लिए ऐसा किया गया होगा। ऐसा मान्यता था कि जो भी मृतक होते थे वो उनका जीवन उसके बाद भी है। तो बेसिक कहानी है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है और इसका पसंदीदा चीज़ मान लेते हैं। ठीक है, इसका पसंदीदा चीज़ मान लीजिए दूध है। ठीक है, कोई जो है फल है। ठीक है, और भी अन्य अन्य जो भी इसका सामग्री जो भी पसंदीदा चीज़ है, तो इन सारे चीज़ों को वहाँ पे डाला जाता था। इसके साथ ही कि आप देखेंगे कि हम लोग जब आगे डिटेल में इसको देखेंगे तो एक कब्र हमें मिला जिसका नाम है आर जो है 46। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट हमें कब्र जो है देखने को मिलता है। तो ऐसा उस समय का मान्यता रहा है कि व्यक्ति जो है उसका मृत्यु होता है तो देखेंगे उसके बाद भी उसका जीवन होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे कुछ सामग्री देखने को मिला है। अब देखेंगे यहाँ पे मेहरगढ़ की कब्र का ये चित्र है, ध्यान देंगे। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ध्यान दें, यहाँ पे ये एक कब्र है। ठीक है, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये आपको बकरी का कंकाल होगा, सीधा स्पष्ट हो रहा होगा, और ये आपको मानव का। यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक मानव का कंकाल यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान देंगे। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे ये भी किसी जानवर का ही कंकाल है। ठीक है, तो इनमें जो है ये बकरी या जानवर का कंकाल होगा, ये मानव का कंकाल है, स्पष्ट हो ही पा रहा है। ठीक है, ये मेहरगढ़ का एक और आपको चित्र यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेहरगढ़ की घर शायद ऐसे दिखते होंगे। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? देखें मेहरगढ़ में जो ये आपको इमेज यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो उस समय का कुछ ऐसा घर हुआ करता था, ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक गेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये कमरे हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें दरवाजे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप कंपेयर करें कि आज के घर से ये घर कैसे अलग हैं। ठीक है, जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता कवर करेंगे, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो यहाँ पे हम लोग सारे इमेज देखेंगे जो भी अभी फाउंड किए गए हैं उसको हम देखेंगे और आपको बताएंगे। बाकी एनसीईआरटी में आगे भी और भी देखने को मिलेंगे, ये तो अभी शुरुआत है। ठीक है, तो बिल्कुल धैर्य बनाए रहें और लेक्चर को देखते रहें, अधिक से अधिक लोग पास लेक्चर को पहुँचाएँ। ठीक है, ताकि हमारा प्रयास जो है सफल हो, हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जानकारी, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए। दाओजली हेडिंग मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 14 में हम लोग दाओजली हेडिंग ढूंढे। यहाँ पे हम लोग देखे थे ये पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर ले जाने वाली रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक जो है पहाड़ी पर है। ठीक है, अभी चलिए हम आपको इमेज दिखाई देते हैं। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे मूसल मिला है तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ लोग अनाज भी उपजाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है, संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से का श्रम अति प्राचीन लकड़ी
जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, कि औजार और बर्तन भी मिले हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे अन्यत्र जो है आपके लिए काम है। देखें, एटलस में आप तुर्की को ढूंढे, ठीक है। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक जो है चताल युग तुर्की में है। ध्यान देंगे, यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़िया, भूमध्य सागर की सीपिया। ध्यान रहे, उस समय पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ कौड़ियों और सीपियों का क्या उपयोग होता था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो तुर्की या पेटलस में देखेंगे, वहाँ से नवपाषाण युग के हमें कुछ जो है पूरा स्थल से वहाँ पे आप देखेंगे तो हमें कुछ चीज़ें मिली हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो एक आपको चकमक पत्थर, लाल सागर की जो है कौड़िया मिली है, भूमध्य सागर की सीपिया, ये सब हमें प्राप्त हुए हैं। तो हमने देखा था अभी कि दाओजली हेडिंग में जो है हमको क्या क्या मिला है, तो हमने बताया कि कुछ मूसल्स वगैरह वहाँ पे खरोल मिला है। तो देखते हैं, चलिए थोड़ा सा हम लोग इमेज को देख लेते हैं। पेज नंबर 14 काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उसको एक बार क्या करेंगे आप ड्रॉ कर लेंगे और इन सब जगहों को इंडिकेट करेंगे और यहाँ से क्या मिला है उसको एक आप काम करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो देखिए यहाँ पे आप इमेज में स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, ठीक है। दाओजली यहाँ पे आपको इंडिकेट हो पा रहा है, देखिए यहाँ पे दाओजली हेडिंग, ठीक है, यहीं की बात की जा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। आइए कुछ आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कुछ याद करने वाले तथ्य हैं। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पे लंबे समय तक क्यों रहते थे, आपको बताना है, ठीक है। खेती करने वाले लोग जो है एक ही स्थान पे लंबे समय तक क्यों रहते थे, आपका पहला क्वेश्चन। आप इसका आंसर कर सकते हैं। पृष्ठ 25 की तालिका में देखो, न्यू अगर चावल खाना चाहती है तो उसे किन स्थान पे जाना होगा, ठीक है। आपको अब देखेंगे जो आप टेबल एक देखे थे, ठीक है, उस टेबल में आप देखें कि चावल जो है कहाँ कहाँ से उगाया जाता था, ठीक है। कोल्डिवा जैसे हमने देखा था, तो वैसे वैसे प्लेस का आप नाम लिख सकते हैं जहाँ से चावल जो है प्राप्त होता था। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे। बाकी यदि कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम इसका उत्तर सारा डिस्कस कर देंगे। अभी ये आपके लिए काम है, अब ये सही या गलत आपको बताना है। हलूर में जो है ज्वार बाजरा मिला है। बुर्ज में लोग आयतकार घरों में रहते थे। चिरान कश्मीर का एक पूरा स्थल है। जेडाइट जो दाओजली हेडिंग में मिला है चीन से लाया गया होगा। तो अभी हमने ये सारा पॉइंट डिस्कस किया था, जिनको याद होगा उत्तर कर लिए होंगे, ठीक है। आप देखे होंगे चिरान जो है ये कहाँ पे था, ये आपको अभी का बिहार में है, ठीक है। पता है, तो ये स्टेटमेंट ये गलत हो गया, ठीक है। बुर्ज होम में कैसे मकान मिले थे हमने देखा था, ठीक है। तो ये भी आप स्टेटमेंट समझ ही गए होंगे। अभी जेडाइट की हमने बात भी की थी, अभी हम लोग इसको इमेज में देखे भी थे। तो ये सब आप क्वेश्चन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। भले क्वेश्चन ये छोटे छोटे हैं बट इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन रहे। तो अभी हम लोग देखिए कौन सा यूनिट देख रहे थे, यूनिट आपका थर्ड कंप्लीट हुआ, ठीक है। जो भी मैं फैक्ट इंडिकेट किया इसको याद रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं और आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल साबित होगी। बातें छोटी छोटी ही होती है बट यदि आप याद नहीं रखते हैं तो आगे चल के आपके लिए काफ़ी बड़ी बन जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग यूनिट कंप्लीट किए, देखेंगे। तो हमारा यूनिट था भोजन संग्रह से उत्पादक तक। तो मानव जो है ये जो सफ़र किया इसमें क्या क्या इसको प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो मानव के जीवन में संग्रह से उत्पादक तक जाने में क्या क्या प्रॉब्लम आई। मानव जो है कृषक कब बना, कैसे बना, ठीक है। पशुपालन कब करना शुरू किया, ठीक है। कृषक और पशुपालन बनने के साथ ही मानव के जीवन में हमने देखा था कि अस्थायित्व आ गया था, ठीक है। तो आपको जो है इस चैप्टर में एक प्रश्न लिखना होगा, आप लिख सकते हैं कि मानव के जीवन में जो है अस्थायित्व आने का कारण क्या है, ठीक है।
मानव के जीवन में अस्थायित्व आने के क्या कारण हैं। ठीक है, इनके जीवन में अस्थायित्व कैसे आया, चाहे प्रश्न ये भी आप कर ले कि मानव के जीवन में अस्थायित्व कैसे आया। ठीक है, इसके उत्तर को आप लिखेंगे। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिया हूँ। आगे चल के, चूंकि अभी ये लेक्चर नंबर 3 है आपका, आगे चल के इन्हीं सब चैप्टरों से रिलेटेड मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने को दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। ठीक है, तो आप बस एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। मानव जीवन में अस्थायित्व कैसे आया। ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है। आपको पता ही है कि मानव जीवन पहले जो है खानाबदोश का जीवन जो है मानव व्यतीत करता था, तो उसके जीवन में अस्थायित्व आने के क्या कारण हैं, कैसे आया। ठीक है, क्या कारण है, क्यों इसका जीवन जो है खानाबदोश से अस्थायित्व की ओर जो है ये चेंज हो गया। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे। चलिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। आप लेक्चर को जो है अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचाएं। और मैं बताया हूं कि आप जो है अपना उत्तर जो है लिख के और टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बताया हूं कि जब तक फीडबैक आपका नहीं मिलेगा, ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। आप यदि रिप्लाई करते हैं, जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, बता रहा हूं, तो हमें पता चलेगा कि आपकी क्या कमी है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। मैं आप सभी सारे लोग के प्रॉब्लम को जो है, डाउट को यहाँ पे जो है डिस्कशन कर दूंगा। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।